हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां या प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहने वाली नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर है। इंडिया में इसकी टोटल लंबाई 916 किलोमीटर है। ये 3 देशों से होकर बहती है, तिब्बत, इसके बाद भारत, फिर इसके बाद बांग्लादेश। तिब्बत में इस नदी को सांगपो नदी भी कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में जब ये प्रवेश करती है तो वहाँ पे इस नदी को दिहांग नदी कहा जाता है। और भारत के ही अंदर जब ये असम में प्रवेश करती है तो इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी को यमुना नदी भी कहा जाता है। भारत के 2 राज्यों से होकर गुजरती है, असम से और अरुणाचल प्रदेश से। बात करें ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के अंदर एक ग्लेशियर है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। इसी के पास मानसरोवर झील है और तिब्बत के अंदर ये फ्लो करती है। हालांकि तिब्बत वाला इलाका हिमालयन माउंटेन रेंज के अंतर्गत आता है। आगे चलकर ये नदी एक बड़े गार्ज का निर्माण करती है जिसे सांगपो गार्ज या दिहांग गार्ज कहा जाता है। और इसके बाद यू टर्न लेती है। यू टर्न इसलिए लेती है क्योंकि यहाँ पे एक चोटी है, नामचा बरवा नाम की एक चोटी है, जिसको ये घूमकर यू टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका हिमालयन माउंटेन रेंज के अंतर्गत आता है वो भी। और जब ये आगे बढ़ती है तो मैदानी इलाकों में आ जाती है, असम वाले इलाके में आ जाती है, तो वहां पे मैदानी वाले क्षेत्र में ये प्रवेश करती है, जिससे इसका वेग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वेग बढ़ने से, तीव्रता बढ़ने से इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी कारण ये नदी बहुत बड़े आइलैंड, बहुत बड़े द्वीप का निर्माण करती है, जिसे मंजुली द्वीप कहते हैं। ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये इतना बड़ा द्वीप है कि असम में एक जिला है। आगे चलकर ये नदी बांग्लादेश में एंटर करती है और बांग्लादेश में एक नदी है पद्मा, उसमें जाके मिल जाती है। हालांकि पद्मा नदी और कोई नदी नहीं बल्कि गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा से टूटकर आई हुई है और बांग्लादेश में इसको पद्मा कहते हैं। और आगे चलकर ये नदी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा जो कहा जाता है, यहीं पे बनता है। बांग्लादेश और भारत के जो वेस्ट बंगाल वाले इलाके में सुंदरबन का डेल्टा बनता है। सुंदरबन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया जाता है। असम में 3 महत्वपूर्ण शहर इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बाईं तरफ से ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली नदियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली नदी है लोहित। लोहित नदी तिब्बत के अंदर से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में ब्रह्मपुत्र से जाके मिल जाती है। एक नदी है दिबांग नदी, जो दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और असम में जाके लोहित नदी से मिल जाती है। लोहित नदी हम जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है। याद रखें कि लोहित नदी जो है इसको खूनी नदी कहते हैं क्योंकि इसके रास्ते में लाल मिट्टी पड़ती है, जिसके कारण इसका कलर लाल पड़ जाता है। अगली सहायक नदी है दिहिंग, जो अरुणाचल प्रदेश से आती है और असम के अंदर ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है। एक और बाईं तरफ से आने वाली सहायक नदी है धनश्री, जो नागालैंड से आती है और असम के अंदर ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है। एक कपोली नदी है जो मेघालय के पठारी इलाके से निकलती है और असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी से जाके मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में एक महत्वपूर्ण ब्रिज भी है जिसे भूपेन हजारी ब्रिज भी कहते हैं। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ये ब्रिज अरुणाचल प्रदेश के ढोला को असम के एक स्थान है सदिया, उसको जोड़ता है।
इसीलिए इस ब्रिज को ढोला सदिया ब्रिज भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है ये। 2017 में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। अब बात करते हैं दाईं ओर से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सुबनसिरी नदी के बारे में। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से आते हुए असम में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। इसके बाद बात करेंगे मानस नदी की। मानस नदी ये तिब्बत वाले इलाके से आती है और अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद यह भूटान में चली जाती है। अरुणाचल प्रदेश में आती है लेकिन ये फिर भूटान में चली जाती है और असम में आने के बाद ये ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है। और असम के अंदर इस नदी के किनारे एक नेशनल पार्क भी है जिसे मानस नेशनल पार्क कहते हैं। ये बहुत फेमस नेशनल पार्क है। अब बात करेंगे तीस्ता नदी के बारे में। सिक्किम के अंदर से इसका ओरिजिन होता है और वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाकर ये ब्रह्मपुत्र नदी में अपना पानी गिराती है। अब बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण नदी गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी की टोटल लेंथ 1465 किलोमीटर है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये, गंगा के बाद। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन भी आया है कि बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं। तो गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अब बात करते हैं गोदावरी नदी के उद्गम की। तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के अंदर एक जिला है नासिक। नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। महाराष्ट्र में से होते हुए ये तेलंगाना में एंटर करती है और तेलंगाना छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से होते हुए आंध्र प्रदेश में जाती है और बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है और डेल्टा का निर्माण भी करती है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां भी हैं, जैसे डरना नदी जो गोदावरी नदी के दाएं तरफ से मिलती है, परवरा नदी जो गोदावरी नदी के दाएं तरफ से मिलती है, मंजीरा नदी ये भी दाईं तरफ से मिलती है। अब बात करते हैं बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में। तो बेनगंगा जो नदी है वो गोदावरी नदी के बाईं तरफ से मिलती है। याद रखिए कि एक नदी है पेनगंगा और परधा, जिसका सम्मिलित पानी वेनगंगा नदी में मिलता है, फिर वेनगंगा नदी गोदावरी में जाके मिल जाती है। इसके बाद देखते हैं इंद्रावती नदी और फिर सबरी नदी जो गोदावरी की मुख्य प्रमुख रूप से सहायक नदियां हैं। एक और नदी प्राणहिता नदी के बारे में आपने सुना होगा और अभी हमने बेनगंगा और बरधा नदियों के बारे में बात की है। इन तीनों नदियों का सम्मिलित रूप प्राणहिता कहलाता है। गोदावरी नदी में नासिक के अंदर कुंभ मेला लगता है और कुंभ मेला हम जानते हैं कि 12 साल में एक बार लगता है। ये कुंभ मेला उज्जैन में भी लगता है, क्षिप्रा नदी के किनारे, हरिद्वार में भी लगता है गंगा नदी के किनारे, और एक स्थान है प्रयागराज, वहां पे भी ये गंगा नदी के किनारे लगता है। हालांकि गंगा और यमुना का सम्मिलित रूप है वहां पे प्रयागराज में, वहां पे भी कुंभ मेला लगता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण नदी के बारे में, नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी भारत के 3 राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई सबसे अधिक है, जबकि गुजरात में इसकी लंबाई सबसे कम है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक जो चोटी है वहां से होता है। ये अमरकंटक चोटी मैकाल पर्वत का एक हिस्सा है जो एमपी में एक जिला है अनूपपुर, वहीं पे है। और डिटेल में बताऊं तो जो अमरकंटक चोटी है वहां पे एक नर्मदा कुंड है, वहीं से पानी आ रहा है। ये जो नर्मदा का पानी है वहीं से आ रहा है। आगे चलकर नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य बहती है और इन दोनों पर्वत श्रेणी के बीच रिफ्ट वैली है, उसी के मध्य ही ये गुजरती है, उसी के मध्य से इसका पानी बहता है और गुजरात के भरूच के पास खंभात की खाड़ी में जाकर एस्चुरी बनाते हुए अपना पानी गिराती है। नर्मदा नदी की टोटल लेंथ 1312 किलोमीटर है, जबकि एमपी में इसकी टोटल लेंथ
1079 किलोमीटर है। एमपी में ये सबसे ज्यादा बहती है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलकर ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर पर 35 किलोमीटर और गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर 39 किलोमीटर चलकर आगे गुजरात में इंटर करती है और 159 किलोमीटर ट्रेवल्ड करके खंभात की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। नर्मदा नदी की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां भी हैं जो बाईं तरफ से मिलती हैं, जैसे बंजर हो गया, शेर हो गया, दूधी हो गया, तबाह हो गया, गंजाल हो गया, गोई हो गया और करजन हो गया। ये सभी बाईं तरफ से मिलती हैं। दाईं तरफ से मिलने वाली जो नदियां हैं, हिरण हो गया, तिदोनी हो गया, वरना हो गया, कोलार हो गया, हथनी हो गया, ओरसांग हो गया, ये सभी महत्वपूर्ण नदियां हैं नर्मदा नदी की। कुछ महत्वपूर्ण वाटरफॉल भी हैं इस नदी में। कपिलधारा वाटरफॉल जो एमपी में है और धुआंधार वाटरफॉल ये भी एमपी में है। नर्मदा नदी में कुछ महत्वपूर्ण बांध भी बने हुए हैं, जैसे सरदार सरोवर बांध गुजरात में, इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर बांध, बरगी बांध और महेश्वर बांध, ये सभी एमपी में है। भारत का एक मंदिर आपने सुना होगा, ओमकारेश्वर मंदिर, जो बहुत ही फेमस मंदिर है। ओमकारेश्वर धाम भी इसे कहा जाता है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये इसी नदी के किनारे है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। ये परिक्रमा 3 वर्ष 3 महीने और 13 दिन में पूरी की जाती है। अगर आपको ये परिक्रमा शुरू करनी है तो अमरकंटक से शुरू कर सकते हैं या कि फिर ओमकारेश्वर धाम से शुरू कर सकते हैं और दोबारा लौटकर अगर उसी स्थान पे अगर आते हैं तो आपकी परिक्रमा पूरी मानी जाएगी। अब बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में। तो ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला है बैतूल और उसी के अंदर एक स्थान है मुल्ताई। ये पठारी क्षेत्र है और इसी से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। नर्मदा की तरह ये भी भ्रंश घाटी में बहती है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो आपने अभी पढ़ी है उसी के दक्षिण में ये बहती है। ये 3 राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इसकी टोटल लंबाई 724 किलोमीटर है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है नर्मदा के बाद, अर्थात हम बोल सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में जो पश्चिम की ओर नदियां बहती हैं उसमें इसका स्थान दूसरा है नर्मदा के बाद। ताप्ती नदी भी अपना पानी खंभात की खाड़ी में गिराती है और वहीं पर एस्चुरी का निर्माण करती है, मतलब अपने साथ जो भी अवसाद लाती है खंभात की खाड़ी में गिराती है। काकरापारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है गुजरात में, वो भी इसी नदी के किनारे है। और उकाई बांध जो गुजरात के अंदर है इसी नदी के ऊपर बना है, सूरत के पास, और सूरत शहर भी इसी नदी के किनारे बसा है। अब बात करते हैं हम लोग कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया में, तीसरी सबसे लंबी नदी है इंडिया में। मतलब हम कह सकते हैं गंगा और गोदावरी के बाद ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी टोटल लंबाई 1400 किलोमीटर है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। अब बात करते हैं कृष्णा नदी के उद्गम की। तो महाराष्ट्र के अंदर एक जिला है सतारा, उसी के अंदर महाबलेश्वर स्थान है, वहीं से इसका उद्गम होता है। कृष्णा नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे दाईं ओर से आप देख रहे हैं कुछ नदियां आके मिल रही हैं और कुछ बाईं तरफ से नदियां आके मिल रही हैं। तो दाईं तरफ से जो नदियां हैं जैसे कोयना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कोयना नदी पर एक बांध भी बना हुआ है, कोयना बांध। आगे चलते हैं तो पंचगंगा जो एक नदी है वो भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। दूध गंगा ये भी कृष्णा की सहायक नदी है। घाट प्रभा, माल प्रभा ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा एक नदी है जो 2 नदियों से मिलकर बनी है, तुंग और भद्रा, ये भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है।
अब बात करते हैं बाईं ओर से मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में। तो दो महत्वपूर्ण सहायक नदी है, एक भीमा नदी जो बाईं ओर से मिल रही है कृष्णा नदी में, इसको बोल सकते हैं कि ये सबसे बड़ी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा नदी की। दूसरी मूसी नदी है, ये हैदराबाद जो शहर है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद ये डेल्टा बनाते हुए कृष्णा नदी में बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। नागार्जुन सागर जो डैम है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर में कृष्णा नदी पे ही बना हुआ है, बहुत फेमस डैम है ये। श्री साइलम बांध ये भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर कृष्णा नदी पे ही बना हुआ है। ये तो बात हुई कृष्णा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। अब बात करते हैं कावेरी नदी के बारे में। तो कावेरी नदी की टोटल लंबाई 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी कर्नाटक व तमिलनाडु इन दोनों राज्यों में बहती है और इसका उद्गम कर्नाटक के अंदर एक जिला है कुर्ग जिला। इस जिले को कोडगिव जिला भी कहते हैं और इसी जिले के अंदर ब्रह्मगिर की जो पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम होता है। और डिटेल में बताऊं तो यहाँ पे एक जगह है ताल कावेरी, यहीं से ये नदी निकलती है। तमिलनाडु में जाने के बाद बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए ये अपना पानी गिराती है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां भी हैं, जैसे हेमवती, कंगनी नदी और भायानी नदी और अमरावती नदी। इसकी बहुत ही फेमस सहायक नदियां हैं। कुछ फेमस जलप्रपात भी हैं इस नदी में, जैसे शिव समुद्रम जलप्रपात जो कर्नाटक में है, दूसरा होगेनिकल जलप्रपात जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर में पड़ता है, कृष्णा सागर बांध और मेट्टूर बांध ये बहुत फेमस बांध हैं जो कावेरी नदी के ऊपर ही बने हुए हैं। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण नदी के बारे में, महानदी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहने वाली नदी है ये। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के अंदर सिहावा स्थान है वहां से होता है और ये नदी उड़ीसा के पास कटक एक स्थान है वहां पे डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसकी टोटल लंबाई, इसकी टोटल लेंथ 851 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध है वो भी इसी नदी पे बना हुआ है जो उड़ीसा राज्य में है। और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है जो महानदी में बना हुआ है, उड़ीसा राज्य में है ये। और इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां भी हैं, आपको याद रखना जरूरी है, शिवनाथ, हसदेव, माण, जोक और तेल इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं लूनी नदी के बारे में। तो लूनी नदी को लवण नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम राजस्थान में अजमेर के पास से इसका उद्गम होता है और इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। और लूनी नदी गुजरात में जाने के बाद कच्छ के रण में जो दलदली स्थान है वहां पे ये विलुप्त हो जाती है, अर्थात ये समुद्र तक ये नदी नहीं पहुंचती है। अगली नदी है साबरमती नदी जिसका उद्गम राजस्थान में होता है और गुजरात में जाकर खंभात की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। अहमदाबाद जो शहर है गुजरात का वो साबरमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अगली महत्वपूर्ण नदी है माही नदी। माही नदी की टोटल लंबाई 553 किलोमीटर है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अंदर विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। मध्य प्रदेश के बाद ये राजस्थान में जाने के बाद ये यू टर्न लेती है और गुजरात में इंटर करती है और खंभात की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आज हमने भारत के प्रमुख नदी तंत्र के बारे में चर्चा की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।